दो चैप्टर्स हैं, एक डिमांड का चैप्टर है और एक सप्लाई का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, जो मेरी तरतीब है। पहले ये पढ़ के फिर हम तीसरा जो होगा वो मार्केट की तरफ आएंगे, क्योंकि मार्केट में ये दोनों, क्योंकि डिमांड का ताल्लुक किससे है, डिमांड का ताल्लुक जो है वो बायर से है और सप्लाई का ताल्लुक किससे है, वो सेलर्स से है। और ये बायर्स और ये सेलर्स दोनों कहाँ होते हैं, ये बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट में होते हैं। लेकिन अभी मार्केट पे डिस्कशन नहीं करते, अभी फिलहाल मैं पहला चैप्टर जो शुरू कर रहा हूँ वो डिमांड से शुरू कर रहा हूँ, समझे। अच्छा, तो मार्केट के अंदर मैंने अभी बताया कि इसमें बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो हम तरतीब से चलेंगे। एक ऐसे मुहावरा है कि एक तोते को भी अगर आप डिमांड एंड सप्लाई सिखा देते हैं तो वो इकोनॉमिस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई आपको पढ़ा गया और आप उसको समझ गए तो समझें कि आपके लिए कोई मसला नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ टफ पेपर। ये सिर्फ कॉमन सेंस है, जो आप करते हैं मैं आपको बताऊं, ये जो आप देखते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर है। आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये तो हमें पहले से पता है, ये तो हमें पहले से पता है। इसलिए पता है कि आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स, लेकिन अब आप उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो ये आसानी से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो अब थोड़ा सा इसको अब शुरू करते हैं। तो पहला जो टर्म है मैंने आपको बताई वो क्या है, डिमांड है। डिमांड का क्या मतलब है, डिमांड की क्या डेफिनेशन है। तो डिमांड की डेफिनेशन ये है कि डिमांड इज़ अ डिज़ायर विच इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड इज़ अ डिज़ायर विच इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, विच इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है कि आम लोगों से उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट ही होती है। तो मैं कहूँ जी मुझे डिमांड को उर्दू में वैसे तलब कहते हैं, तो मैं कहूँ मुझे पानी की तलब है, तो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में डिमांड के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन में आप ज़रा देखें, एक बात तो पता चल रही है कि डिमांड एक डिज़ायर है, और दूसरी बात इससे पता चल रहा है कि ये सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे, दो चीज़ों के ऊपर। एक क्या बात हो रही है कि डिज़ायर है, और दूसरी क्या बात हो रही है, परचेजिंग पावर। तो ज़रा देखें, अब इससे ये पता चला कि दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, डिज़ायर का मतलब ये है कि आप चाहते हो, विलिंगनेस टू परचेज। विलिंगनेस टू परचेज का मतलब ये है, डिज़ायर आप चाहते हैं, यू वांट टू परचेज समथिंग। ये विलिंगनेस का मतलब होता है रजामंदी, आपकी ख्वाहिश है। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश को डिमांड नहीं कहते इकोनॉमिक्स में, उसके लिए आपको दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है पावर टू परचेज, है ना, परचेजिंग पावर जिसे हमने कहा था, पावर टू परचेज। तो पावर टू परचेज मीन्स परचेजिंग पावर, है ना, परचेजिंग पावर। तो ये दो कंडीशंस, इफ दीज टू कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड, if these two conditions are simultaneously fulfilled, then this is called demand. अगर इनमें से एक कंडीशन भी पूरी ना हुई, अगर इनमें से एक कंडीशन भी पूरी ना हुई तो उसको डिमांड नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि मैं शिप खरीदना चाहता हूँ, तो शिप खरीदने की मेरी डिज़ायर है, लेकिन क्या मेरे पास उसको खरीदने के पैसे हैं, मेरे पास उसको खरीदने के परचेजिंग पावर है? अगर नहीं है तो फिर वो डिमांड नहीं है, वो सिर्फ डिज़ायर है। तो डिज़ायर, वो डिज़ायर जिसको सपोर्ट करे परचेजिंग पावर, देन वो है। मैं कहता हूँ मैं जहाज़ खरीदना चाहता हूँ, शिप खरीदना चाहता हूँ, और मेरे पास पैसे भी हैं उसको खरीदने के, तो फिर वो जो मेरी डिज़ायर होगी वो डिमांड है। मेरी बात समझ आ गई। इसका मतलब ये कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी होना ज़रूरी हैं। कौन कौन सी दोनों कंडीशन, एक विलिंगनेस टू परचेज और एक पावर टू परचेज। इफ दीज टू कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड, देन इट इज़ डिमांड, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ कि मैं एक अमीर शख्स हूँ, और लेकिन मैं प्राडो नहीं खरीदना चाहता, प्राडो नहीं खरीदना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि पावर तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तब भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड मीन्स कि आप खरीदना भी चाहते हो और आपके पास उसको खरीदने के पैसे भी हों। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डिमांड का। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिमांड के लिए ज़रूरी है कि वो
परचेजिंग पावर के साथ साथ डिज़ायर और परचेजिंग पावर दोनों पूरी हों तो वो डिमांड है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगली चीज़ क्या है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रेजेंट किया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसका ताल्लुक यूके से है। इसने ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था और इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल का मतलब ये है कि हमारा जो ताल्लुक है वो इंसानी रवैयों से है, इंसान से है। और आप जानते हैं कि इंसानों के जो रवैये हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो इंसानों के इकोनॉमिक टेंडेंसीज हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर्स हैं। तो इंसानों के रवैये बदलते रहते हैं। तो फिर ये बताइए कि उन रवैयों के को बेस बना के हमने लॉज बनाए हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? इसलिए जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं ना वो कंडीशनल होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो कोई ये नहीं होता कि वो हर वक्त पूरे हों। जो कंडीशन पूरी होगी तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है अदर अदर थिंग्स अदर थिंग्स remaining the same if the price of commodity if the price of the commodity increases if the price of the commodity increases, quantity demand decreases, and if the price of commodity decreases, quantity demand increases। ये है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। मेरी बात समझ आ रही? यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली चीज़ है, इसको अगर हम छोड़ दें, इस वाली चीज़ को छोड़ दें, तो यहाँ से आगे पढ़ें कि अगर प्राइस किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये सबको पता है, आप बताएं, आपको नहीं पता? जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है वो महंगी हो जाती है, तो क्या आप उसको ज़्यादा खरीदते हैं? आप उसको कम खरीदते हैं। तो ये बात लॉ ऑफ डिमांड है। देखें, मैंने यही कहा ना कि आपको चीज़ें सारी आती हैं, सिर्फ आपको ये लॉज की शक्ल में उसको पढ़ना पड़ेगा, या कोई कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ना पता हो। आपको सारा चीज़ें पता हैं। अगर आप मार्केट में रहते हैं, अगर आप मार्केट में विजिट करते हैं, आप एक जो है आपके लिंक्स हैं, तो आपको ये चीज़ें बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर दूसरी बात है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब चीज़ सस्ती हो जाएगी, प्राइस जब कम होगी तो चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के प्राइसेस के बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, ये पहली बात है। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है, प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस, और अब आप बताइए ये कौन सा फंक्शन बन गया? देखें, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है। कौन सा फंक्शन बन गया? नेगेटिव। बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव फंक्शन। तो अब हम इस चीज़ को समझें इस तरीके से कि अगर मैं ये लिखूं क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी फॉर प्राइस। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है प्राइस, और क्यू डी का मतलब है क्वांटिटी डिमांड। समझ गए? इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड। अब मैंने इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखा है।